दोस्तों नमस्कार। आज मैं भारत के संवैधानिक विकास के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। देखिए, भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत कहां से होती है? तो भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। ठीक, तो इसमें हम जो है रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के और आगे तक के जितने भी पार्ट हैं उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था। ठीक है ना? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? अब देखिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए, इसमें क्या व्यवस्था की गई थी, यहीं से हम जो है भारत के संवैधानिक विकास को समझने का और सोचने का प्रयास करेंगे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये बात कही गई कि कंपनी जो है यहाँ पे व्यापार वाणिज्य कर रही थी, और कंपनी जब वाणिज्य व्यापार कर रही थी तो इसकी 3 जगह प्रेसिडेंसियाँ थी। एक प्रेसिडेंसी थी मुंबई में, दूसरी प्रेसिडेंसी थी मद्रास में, और तीसरी प्रेसिडेंसी थी कोलकाता में। अब प्रेसिडेंसी और कारखाने में अंतर आप समझ लीजिएगा। जब ये कंपनी आई तो सबसे पहले इन्होंने व्यापार किया। अब व्यापार कैसा किया? यहीं के सामान को जगह जगह से ला करके एक जगह इकट्ठा करते थे और वो लेकर के जाते थे और अपने यहाँ बेचते थे। जैसे मसाले, चाय, ये सब व्यापार जब करते थे तो जगह जगह से इकट्ठा करते थे। तो कहाँ इकट्ठा करेंगे? वहाँ उनके लिए एक स्थान होना चाहिए ना। उसी स्थान को ये प्रेसिडेंसी कहते थे। ठीक, वहां पे ये इनके नौकर होते थे, अधिकारी होते थे, ये सारे लोग होते थे। अब बाद में कंपनी जो है अपना खुद का कारखाना लगाने लगी, तो प्रेसिडेंसी से हट करके इतर ये अपना कारखाना भी लगाने लगे और इन्हीं क्षेत्रों में कारखाना भी लगाना शुरू कर दिए जहां से पहले इनकी प्रेसिडेंसी थी। तो ये 3 जगह पे प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी। अब हुआ क्या कि इन प्रेसिडेंसियों के एक एक गवर्नर हुआ करते थे, और ये गवर्नर जो है उस क्षेत्र के कंपनी के क्रियाकलाप को नियंत्रित करते थे। अब ऐसी स्थिति में कंपनी को केवल ये अधिकार दिया गया था कि आप भारत में जाइए, केवल व्यापार करिए। क्या करना है? आपको केवल व्यापार करना है। वहां के किसी भी, भारत के किसी भी राजनैतिक, प्रशासनिक या वहां के किसी भी भू राजनैतिक स्थिति में हस्तक्षेप नहीं करना है। लेकिन जब यह कंपनी धीरे धीरे व्यापार करते हुए आगे बढ़ी तो अब इसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी, और ये कंपनी के जो कर्मचारी थे यहाँ के राजनैतिक क्षेत्रों में भाग लेने लगे। यहाँ के जो शासक वर्ग था उससे मिलने लगे, यहाँ के जो व्यापारी थे उनसे मिल करके उनसे घूस लेने लगे, उनको लाभ देने लगे, जिसके कारण वो इनको उपहार देने लगे। ये तमाम चीजें अब यहाँ पे होने लगी। अब इसी स्थिति में एक घटना घटती है। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। जब 1764 के बक्सर का युद्ध हुआ तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि कंपनी जो है बड़े पैमाने पर मजबूत हो गई। इसने कई शक्तियों को इसमें हरा भी दिया। अब देखिए, कंपनी का जो महत्वाकांक्षा है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। तभी जो है यहाँ पे गवर्नर जनरल लेकर के आया गया। किसको? गवर्नर जनरल लाया गया वारेन हेस्टिंग को। ठीक, वारेन हेस्टिंग जब गवर्नर जनरल बन करके आए तो इन्होंने सबसे पहले 1772 में एक काम किया। ये क्या किए? 1772 में एक काम किए कि एक द्वैध शासन था, ये द्वैध शासन चला रहा था। अब द्वैध शासन में क्या था? द्वैध शासन में यह था कि जब 1764 में बक्सर युद्ध हुआ, उसके बाद एक कहानी बनी कि अब जो है, जो वहाँ का नवाब था और ये कंपनी थी, कुछ सेटलमेंट हुआ कि आप प्रशासनिक कार्य आप देखोगे, आप जो है राजस्व वसूलोगे, राजस्व वसूल करके कंपनी को दोगे, और कंपनी जो है आपको कुछ धन जो है मुहैया कराएगी जिससे आप शासन सत्ता संचालित करेंगे। ठीक है ना? तो ये व्यवस्था जो चली, इस व्यवस्था को द्वैध शासन के नाम से जाना गया, और ये चलता रहा कब तक? 1772 तक। लेकिन जब आया वारेन हेस्टिंग तो उसने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया और उसने सारा अधिकार जो है अपने अधीन ले लिया। ठीक, तभी अब आ जाती है घटना क्या? 1773 की घटना आ गई। द्वैध शासन समाप्त हो चुका है, अब रेगुलेटिंग एक्ट आ गया। रेगुलेटिंग एक्ट में अब कंपनी के कर्मचारियों और अधिकारियों को कैसे नियंत्रित किया जाए, इनके अव्यवहार को कैसे नियंत्रित किया जाए,
ये सारे व्यवस्था जो है इस एक्ट में किया गया। तो देखिए अब इसके एक एक पॉइंट पे हम क्लियर करते चलते हैं। कह रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। ये चीज क्लियर हुआ। दूसरा है कि इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनैतिक कार्यों को मान्यता मिली। अभी तक तो ये क्या कर रही थी, व्यापार कर रही थी, प्रशासन का भी काम ये धीरे धीरे देखना शुरू कर दिए थे, लेकिन जो संवैधानिक रूप से इनको जो मान्यता मिली वो कब मिली, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। और अब ये राजनीति में भी दखल अंदाजी देने लगे कि आप राजनीतिक रूप से भी कार्य करिए और प्रशासनिक रूप से भी कार्य करिए। ये सारी मान्यता कब मिल रही है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। अब देखिए इससे और क्या क्या प्रावधान किया गया। इससे और व्यवस्था की गई कि इसके तहत जो बंगाल का गवर्नर था, यानी जो हमने पहले ही बोला कि 3 गवर्नर और थे, तो जो ये बंगाल के गवर्नर थे इन्हीं के अधीन बंगाल के साथ साथ मुंबई और मद्रास के गवर्नर को भी ला दिया गया। बंगाल के गवर्नर के अधीन एक परिषद बनाई गई जिसे गवर्नर जनरल की परिषद का नाम दिया गया। ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसके अधीन एक 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई। कितनी सदस्यीय, 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई। ठीक, एक गवर्नर हो गया और दूसरा उसके 4 सदस्यीय लोग हो गए। ये 4 लोग कौन थे, ये थे लेफ्टिनेंट जनरल जॉन क्लेवरिंग, जॉर्ज मॉनसन, रिचर्ड बारवेल और फिलिप फ्रांसिस। ये जो हैं इसके 4 जो हैं ये सदस्य बना दिए गए। ठीक, अब इस प्रकार से ये एक परिषद थी, इन परिषदों के माध्यम से ही गवर्नर जनरल कोई निर्णय लेता था। ठीक है ना। अब देखिए अब इस परिषद में भी क्या हो गया था कि ये बहुमत की स्थिति उत्पन्न होती थी। इसमें बहुमत की बात आई कि जो सदस्य जो हैं जब बहुमत रहेगा, जो जैसे कि जो कोई सुझाव देंगे उसमें बहुमत के निर्णय को सर्वमान्य माना जाएगा। ठीक, अब देखिए आगे क्या होता है। आगे यह व्यवस्था की गई कि इसके द्वारा मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को बंगाल के अधीन कर दिया गया। तो बंबई और मद्रास के गवर्नर को अब किसके अधीन कर दिया गया, बंगाल के अधीन कर दिया गया। इसके अंतर्गत कलकत्ता में, यानी रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कहां पे की गई, कलकत्ता में। ठीक है, अब दूसरा फैक्ट है कि भारत के राजस्व, नागरिक एवं सैन्य मामलों की जानकारी देना आवश्यक कर दिया गया। किसको, यह कहा गया कि कंपनी जो है भारत के राजस्व मामले और सैन्य मामले जो भी वहां कर रहे हैं उसकी जानकारी दें। ठीक है ना। तीसरी बात यह है कि इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार एवं रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। इसमें क्या व्यवस्था की गई, इसमें व्यवस्था यह की गई कि आप अपना निजी व्यापार नहीं करेंगे, यानी जो कर्मचारी थे वो केवल कंपनी के ही व्यापार करेंगे, आप अपना व्यक्तिगत कोई व्यापार नहीं करेंगे। दूसरा, आप कोई उपहार नहीं लेंगे, आप रिश्वत नहीं लेंगे। ये सारी चीजें जो है इसमें व्यवस्था की गई। अगला, इसके द्वारा कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था अब उस पर जो है अपना नियंत्रण जो है टाइट कर दिया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। देखिए कह रहा है कि इस अधिनियम के तहत, यानी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कहां पे, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, कलकत्ता के फोर्ट विलियम में। ये फोर्ट विलियम है, किलानुमा जगह, यहीं पे एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके मुख्य न्यायाधीश थे इलिजाह शाह इम्पे। कौन थे, इलिजाह शाह इम्पे। और इसके 3 अन्य न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। ठीक है, तो देख लीजिए कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, 1773 में। उसमें कितने सदस्य बनाए गए, जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके तहत क्या हुआ कि गवर्नर जनरल की एक परिषद बनी। परिषद में कितने सदस्य थे, 4 सदस्य थे। ये किसको सलाह देने के लिए बनाई गई थी, गवर्नर जनरल को। और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही
बंगाल के गवर्नर का नाम कर दिया क्या गया, क्या, गवर्नर जनरल। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये था वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा प्रश्न यहीं से घुमा करके पूछ देगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो यही था, कौन, वारेन हेस्टिंग। ठीक है। अब जो है इस तरह से प्रश्न पूछते हैं, और एक प्रश्न और दे देगा, जैसे मिलान करने के लिए जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें क्या करेगा कि आपसे दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं है। ये 3 नाम दे देगा, एक मानसन का नाम दे देगा। ठीक है। या दे देगा कि इनमें से कौन से जो हैं गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य नहीं है, उसमें से 3 देगा, उस एक उठा करके इसमें से दे देगा। ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न जो हैं यूपीएससी में, पीसीएस या यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोगों को अच्छे से ध्यान दे करके पढ़ना है। जैसे वन लाइनर प्रश्न इसमें खूब सारे पूछे जाएंगे। वन लाइनर प्रश्न से कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई, 1774। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, 1773। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या व्यवस्था की गई, ये सारे प्रश्न यहाँ से तमाम प्रश्न जो हैं ये बनते हैं। तो आशा है आप लोगों को ये एक्ट क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही हम छोटे छोटे पार्ट में सारे एक्ट को एक एक करके क्लियर करा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोगों से एक गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, क्योंकि हम जो है यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए भी स्पेशल रूप से इस क्लास को फोकस किए हुए हैं कि कोई भी बच्चा यदि यूजीसी नेट जेआरएफ दे रहा है हिस्ट्री से तो वो इसका लाभ उठा सकता है। धन्यवाद।